हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद एंड वेलकम टू इल्मी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स इस दुनिया में कितने एग्जिस्ट करते हैं और डेमोक्रेसी के बारे में भी आज हम थोड़ा सा देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझने के लिए आपको तीन मेन चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एक लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं और जुडिशरी क्या होता है। अब हर कंट्री के डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। कहीं पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, कहीं पर कन्फेडरेशन भी था और कहीं पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। सो हर कंट्री का डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम होता है, लेकिन हर सिस्टम के अंदर ये तीनों चीजें लाजमी एग्जिस्ट कर रही होती हैं कहीं ना कहीं। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर वो डिपार्टमेंट होता है जो कि क्या बनाता है, कानून बनाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जेक्टिव्स कौन होते हैं? एग्जेक्टिव्स उस कानून के मुताबिक चलते हैं और उस कानून को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है कि उसने इन तीनों डिपार्टमेंट्स को देखना है कि क्या कानून जो बना वो सही बना या गलत बना। अगर कानून गलत बना तो जुडिशरी के पास यूजुअली, हर कंट्री में ऐसा नहीं है बट यूजुअली जुडिशरी के पास इतनी पावर होती है कि वो क्या कर सके, उस कानून को काला कानून करार देकर उसको खत्म कर सके, कल अदम कर सके। फिर एग्जीक्यूटिव ने, किसी पुलिस वाले ने, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, किसी सीएसपी ने, किसी कोई भी बंदा जो एग्जीक्यूटिव जिसके पास कुछ भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के गवर्नमेंट ने उसको इख्तियारात दिए हुए हैं, अगर वो अपना गलत इस्तेमाल करता है उन इख्तियारात का, तो एक जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो एग्जेक्टिव्स को क्या कर सके, वहां से हटा सके और उनको सस्पेंड कर सके, उनको टर्मिनेट कर सके, उनकी ट्रांसफर के ऑर्डर्स भी दे सकती है जुडिशरी। बट यूजली ऐसा होता नहीं, ट्रांसफर तक जुडिशरी जाती नहीं है। या तो वो सस्पेंशन होती है या तो वो टर्मिनेशन होती है। और इवन विद द टर्मिनेशन जुडिशरी क्या कर सकती है, उन्हें सजा भी दे सकती है, जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है या इन टर्म्स ऑफ जेल भी हो सकता है। सो टोटल तीन डिपार्टमेंट होते हैं हर कंट्री के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब हम देखते हैं कि कितनी तरह के जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के ना हम हर चीज के ना कोई पांच मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि वो चीज क्या है, क्योंकि अब हम पीएचडी तो कर नहीं रहे किसी चीज में। नहीं तो अगर हम पढ़ना शुरू करें तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर ही 5-6 लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कि हमें हर चीज का जनरल जनरल नॉलेज होना चाहिए जिसको आप ऐसे में उतार सकें। सो उतना नॉलेज जितना कि दरकार है मैं आपको उतना ही दूंगा, और यही डायरेक्शनल स्टडी होती है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं और आपस में मिक्स्ड होते हैं। कई ऐसे काम होते हैं जो लग रहा होता है कि वो काम है लेजिस्लेचर के, वो बट वो काम कर रहा होता है एग्जीक्यूटिव्स। कई ऐसे काम जो एग्जीक्यूटिव्स के लग रहे होते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव्स के हैं, लेकिन वो कर लेजिस्लेचर रहा होता है। सो ये दोनों इसमें बहुत साथ साथ चलते हैं और एक गाड़ी के दो पहिए बने होते हैं कि अगर एक पहिया भी इकट्ठा ना चले उसके साथ तो गाड़ी नहीं चलेगी या गाड़ी किसी और डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। अगर दोनों गाड़ी के पहिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ चल रहे हो तो गाड़ी कहीं और मुड़ जाती है। तो सेम गोज विद दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम इन टर्म्स ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे कंट्री को चलाने में। और देखें ना, अब अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो आप कहीं पर भी कोई नलका भी लग जाए तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इस एमएनए की बहुत शुक्रिया कि जिसने ये नलका लगवा दिया। एमएनए का काम या एमपीए का काम है जाकर कानून बनाना, लेजिस्लेचर में जाके कानून बनाना। दैट्स इट, उसका इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं भी देखेंगे, कोई वाटर सिस्टम लगता है, कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है किसी भी इलाके में, कहीं पर ट्रांसफार्मर लगता है तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि ये इस मिनिस्टर ने लगवाया, ये इस एमएनए लगवाया। पाकिस्तान में एमएनए के पास ये इख्तियारात ही नहीं है कि वो कोई एग्जीक्यूटिव का काम कर सके। बट वही बात है कि ये दोनों आपस में इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं चीजें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। सो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव का काम भी देख रहे हैं और लेजिस्लेटर का काम भी देख रहे हैं। सो इसलिए इसीलिए ये क्या है कि मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल। और अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट का मतलब ये है कि उनसे पार्लियामेंट में जाके सवाल भी पूछा जा सकता है कि अगर आपने एक कानून पास करवाया या आपने कोई कुछ कानून पास किए तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी, और आपने अगर कोई कानून पेश किया तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली वुमेन बिल एक
पास हुआ या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास हुआ, वो किसी वो असेंबली के अंदर सबसे इसके पास होने का तरीका होता है कि सबसे पहले कानून लिखा जाता है, उस कानून को लिखकर पार्लियामेंट के अंदर लेके जाया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर वो पास होता है, लोग उसके ऊपर सारे वोटिंग होती है, वो पास होता है 2/3 अक्सरियत के साथ। फिर वो कानून जाता है सेनेट के अंदर, फिर वो सेनेट से पास होता है और फिर उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट के पास दो इख्तियारात होते हैं कि या तो वो उसको साइन कर दे या उसको वो है बिल को साइन ना करे और कहे कि जी इसको ठीक करके भेजें, या तीसरा कहे कि मैं इसको करता ही नहीं हूँ, इसको खत्म कर दें। सो अभी रिसेंटली चल रहा था कि आरिफ अलवी साहब का ट्वीट भी आया था कि मैंने जो है इस बिल पे साइन नहीं किए, तो वो लास्ट स्टेज थी उस बिल के पास होने की। तो आरिफ अलवी अगर उस पर साइन ना करते तो वो बिल पास ना होता, लेकिन उसके उनके साइन हुए हुए थे, तो वो एक अलग जो है वो बात हो जाएगी। लेकिन यही होती है कि सो मिनिस्टर्स जो है वो लेजिस्लेचर के लिए फिर इस तरह रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो कानून पेश करना होता है पार्लियामेंट के अंदर जाकर, ये मिनिस्टर ही कर सकते हैं। और जब मिनिस्टर कोई कानून पार्लियामेंट के अंदर पेश करता है कि यार ये कानून पास होना चाहिए, तो सब उसके ऊपर बहस करते हैं, सब उसके ऊपर अपने अपने ओपिनियंस देते हैं और फिर देन एट द एंड उसके ऊपर वोटिंग होती है और फिर वो कानून जो है वो पास होता है। सो इसका मतलब जो पार्टी जो है वो ज्यादा जिसके पास सीट्स हैं, तो उसके लिए कानून पास करवाना आसान है, और वो पार्टी जिसके पास सीट्स कम है उसके लिए कानून पास करना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं बाई कैमरल की और यूनिकैमरल की। बाई कैमरल और यूनिकैमरल से मतलब है, आप पाकिस्तान स्टडीज में अगर अब तक आपने शायद पढ़ ही लिया हो ये यूनिकैमरल और बाई कैमरल, अगर आपने मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़ी हो। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिकैमरल वो होता है कि जिसके अंदर सिंगल लेजिस्लेचर होता है, कि एक ही पार्लियामेंट होगी। या पाकिस्तान में दो बाई कैमरल है, इंडिया के अंदर भी बाई कैमरल है, मोस्टली जगहों पे बाई कैमरल है, चाइना में आई थिंक यूनिकैमरल है। बट पाकिस्तान में बाई कैमरल है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो कानून पास होना है तो सबसे पहले वो या तो नेशनल असेंबली में जाएगा और फिर वहां से कहाँ जाएगा, सेनेट में जाएगा। पहले कानून नेशनल असेंबली में जाएगा, फिर सेनेट में जाएगा, सेनेट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और देन वो कानून पास होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले सेनेट में जाए, फिर यहाँ से नेशनल असेंबली में जाए और फिर जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाए। बट मोस्टली ऐसा होता है कि ज्यादातर कानून नेशनल असेंबली से ही सेनेट में जाते हैं, 90% ऑफ द टाइम यही होता है। सो ये होता है बाई कैमरल के दो मेन होते हैं जहां से उस कानून को पास होना और फिर वो आगे जाएगा। यूनि कैमरल में क्या होगा कि एक सिंगल ही जगह होगी, वहीं पर सारे लोग बैठे होंगे और वहीं पर कानून पेश होगा और वहीं पर वो पास हो जाएगा और फिर वहां से प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। सो ये फर्क है। फिर आ जाती है नो फिक्स टर्म्स, इलेक्शन कैन हैपन एनी टाइम विद लॉस्ट कॉन्फिडेंस। सो अभी इमरान खान वाली एग्जाम्पल के इमरान खान की हुकूमत कैसे गई है, ये इसी लॉस्ट कॉन्फिडेंस जो है उन्होंने मूवमेंट चलाई थी और उसके ऊपर फिर वोटिंग हुई, और कभी भी जो है तख्ता जो है वो उल्टा जा सकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। जस्ट आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं, हर कंट्री के अब ये डिफरेंट होते हैं। फिर आता है पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, और एक पार्टी नहीं, दो पार्टी नहीं, कई पार्टीज जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। बट कई मुल्क हैं उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि सिर्फ टू पार्टी सिस्टम होगा, यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टीज होंगे, उनके नाम भी उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं कि ये पार्टी और ये पार्टी। जैसे लेबर पार्टी, जैसे इंग्लैंड के अंदर दो पार्टीज हैं। सो इसी तरह जो है कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ये रूल बनाया, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने नहीं रूल बनाया, तो फिर वहां पर बहुत सारी पार्टी, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 38+ पार्टीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ पंजाब में। बाकी अब आप देख लें फिर वो कितनी पार्टीज होंगी पाकिस्तान में। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के लिए अंदर अच्छा रहेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये भी ऐसे इसके ऊपर कुछ इस तरह का ऐसे आ सकता है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये कि मैं हमेशा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हक में हूँ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही सबसे बेस्ट सिस्टम होता है। बट इसके बारे में आगे जाके भी हम बात करेंगे कि कौन सा सिस्टम बेस्ट है। फिलहाल हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर होता है, क्योंकि जो ये प्रेसिडेंट होता है ना, ये एग्जीक्यूटिव होता है इसके अंदर, इसको लेजिस्लेचर से कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। फर्क नहीं पड़ा होता से मतलब ये कि इसने इनको और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं। प्रेसिडेंट का लेजिस्लेशन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर आप बात करें बुक की बात करें कि जिसमें कानून लिखे हुए हैं, लेकिन वो तो आपको भी पता है कि हमें भी पता है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा जिसके पास पावर है तो ऑब्वियसली उसने अपने हर जगह पे बंदे जो है वो घुसाए हुए होते हैं और वो ऐड किए हुए होते हैं। सो इसी तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर भी अगर प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है तो उसने लेजिस्लेचर के अंदर भी कुछ अपने बंदे ऐसे ऐड किए होंगे जो इस चीज को मैनिपुलेट करते होंगे और इन्फ्लुएंस करते होंगे
लेजिस्लेचर को जाकर। सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर दो ब्रांचेज हैं, एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव, और जो कि क्या है वो सेपरेट है। फिर प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो भी क्या होती है, एक फिक्स टर्म होती है कि उसने इस टाइम पर आना है और इस टाइम पे चला जाना है। इससे पहले प्रेसिडेंट को नहीं निकाला जा सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेन ड्रॉबैक क्या था कि लॉस्ट कॉन्फिडेंस के साथ आप प्राइम मिनिस्टर को निकाल सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक फिक्स टर्म होती है, उससे पहले प्रेसिडेंट को बाहर नहीं निकाला जा सकता। फिर क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्शंस, प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस के साथ होता है। और अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, पाकिस्तान में जो है वो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे होते हैं कि जिसके अंदर हम सबसे पहले एमएनए चूज करते हैं और देन वो एमएनए अपना प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम डायरेक्टली वोट ही इमरान खान को डाल दें कि इसको हमने जो है प्रेसिडेंट बनाना है, तो वो भी एक चीज हो सकती है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। फिर चेक एंड बैलेंस होती है। चेक एंड बैलेंस ये होता है कि हर एक इसके बारे में ना हमने नेक्स्ट इसमें बात करनी है, तो इसको भी इस पॉइंट को छोड़ दो चेक एंड बैलेंस, क्योंकि बट ये कि क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो हम यूएस के सिस्टम से को एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसा होता है। फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इसके बारे में भी बात कर ली कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं एग्जीक्यूटिव्स की, और पावर इंटरमिंगल्ड भी नहीं हो रही होती, क्योंकि अब इसको बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव की पावर दे दी तो इसको अब लेजिस्लेटिव पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। सो अमेरिकन सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस को देख लेते हैं वो क्या होता है। अब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सो कंसीडर ये प्रेसिडेंट है, और ये लेजिस्लेचर है, और ये जुडिशरी है। अब देखो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। प्रेसिडेंट इसके लिए क्या कर सकता है, लेजिस्लेशन के लिए और जजेस के लिए क्या प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट जजेस। प्रेसिडेंट जो अमेरिका के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को नॉमिनेट करता है। अगर जुडिशरी में कोई जजेस लगने हैं तो उसका जो नेम्स है वो कौन देता है, वो प्रेसिडेंट देता है। लेकिन ये भी जो नॉमिनेट जजेस होते हैं ना, ये बड़े ऑब्वियस सी बात होती है कि यार ये वाला जो बंदा है ना ये नेक्स्ट जज होने वाला है। तो प्रेसिडेंट इसके बारे में बाइस्ड नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि जुडिशरी इनका उससे कोई ताल्लुक है ही नहीं। उसने जुडिशरी ने बाद में प्रेसिडेंट को तंग नहीं करना अनटिल अनलेस के इम्पीचमेंट हो। इम्पीचमेंट होती है कि प्रेसिडेंट को ना वो आज तक यूएस में सिर्फ एक दफा हुई है शायद, या दो दफा हुई है, इससे ज्यादा नहीं हुई। 300 साल की हिस्ट्री में सिर्फ दो दफा। सो इम्पीचमेंट ये होती है कि प्रेसिडेंट को निकाल देना। लेकिन वो अगर किसी ने कोई बहुत ज्यादा मुल्क के साथ गद्दारी की हो सिर्फ तभी होता है, अदर देन दैट नहीं होता, और प्रेसिडेंट को नहीं निकालते। अच्छा खैर, प्रेसिडेंट क्या होता है, वो जजेस को नॉमिनेट करता है, तो एक तरह से ये इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करता है प्रेसिडेंट जुडिशरी के ऊपर। फिर उसके बाद वीटो लेजिस्लेशन। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कोई बिल होता है वो पास होके फाइनली किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर क्या करने होते हैं, साइन करने होते हैं। सो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर ये पावर होती है कि वो किसी भी लेजिस्लेशन को क्या कर दे, वीटो कर दे, कि मैं नहीं पास करता इसको और नहीं मुझे पसंद, तो वो उसको खत्म भी करवा सकता है। बट उसको खत्म करवाने के पीछे भी बहुत मुश्किलात होती हैं प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि वो उसको एक लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसको बहुत एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं कि क्यों आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, बट कैंसिल कर सकते हैं। सो ये चेक एंड बैलेंस है इस तरह के। प्रेसिडेंट जो है वो किसको देख रहा है, जुडिशरी के अंदर भी कुछ उसका पार्ट है और लेजिस्लेटर के अंदर भी कुछ उसका पार्ट है। फिर लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट कोई मुल्क के खिलाफ कोई काम करे तो उसको निकाला भी जा सकता है, लेजिस्लेचर के पास ये अथॉरिटी है। बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली अमेरिका में कि निकाल दिया जाए। और इसी तरह वो किसी जज को भी निकाल सकता है, बट ये इम्पीच जजेस होता रहता है। होता रहता है से भी मतलब ये भी बहुत कम, लेकिन होता है ये ज्यादा, लेकिन प्रेसिडेंट इम्पीच बहुत कम होता है। फिर जुडिशरी के पास क्या पावर है कि अगर कोई काम प्रेसिडेंट ने किया तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उसको कहे कि यार ये आपने जो काम किया बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आपका ये जो आपने जो कानून पास किया, या कानून सॉरी नहीं, आपने जो ये बात कही, या आपने किसी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, या किसी को फाइनेंस नहीं की, फाइनेंशियल चीजों के बारे में कुछ नई बातें की, तो जुडिशरी कह सकती है कि आपने बहुत गलत बात की और आपका ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। या अगर कोई ऐसी पावर्स यूज कर लेता है जो कि उसकी उसकी उसमें पावर्स ही नहीं थी उसके पास ना, और उसने वो काम कर दिया, तो तब भी जुडिशरी जो है वो उसको देख सकती है। फिर इसी तरह जुडिशरी अगर कोई लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास हो गया जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है या कुछ भी इस तरह का, तो जुडिशरी उसको भी क्या कर सकती है, कलअदम करार दे सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार। अनकॉन्स्टिट्यूशनल को उर्दू में कलअदम ही कहते हैं।
काइंड ऑफ। अच्छा चलो अब देखते हैं कॉन्फेडरेशन क्या होता है। कॉन्फेडरेशन होता है कि ज्यादा सारे, कंसिडर करो कि ज्यादा सारी स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा और ये सारे, अब ये सारे ना मिलके इस तरह रह रहे हो कि हर बंदे का अपना एक ना ये एक कंट्री नहीं कहलाता है। ये पूरा एक कंट्री नहीं है। कॉन्फेडरेशन में ऐसा होता है कि पंजाब सिंध अगर ये सारे इकट्ठे रह रहे हैं तो हर जो एक स्टेट है या हर एक जो प्रोविंस है इसका अपना एक वजीर आजम होगा, अपना एक अलग सिस्टम होगा। बस ये कि अगर कहीं बाहर से कोई अटैक कर दे तो क्या होगा, ये लोग इकट्ठे मिलके लड़ेंगे। अगर इन्होंने किसी पे अटैक करना है तो ये लोग इकट्ठे मिलके लड़ेंगे। और या अगर कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम इकट्ठे मिलकर सॉल्व करेंगे बड़े। अदर देन दैट कॉन्फेडरेशन जो है वो कुछ नहीं होता। कॉन्फेडरेशन बहुत वीक होती है क्योंकि इसके अंदर हर बंदा अपनी मर्जी से गेम खेल रहा होता है। कुछ हर बंदे के अपने मफादा, हर जो प्रोविंस है उसके ये अपने मफादात होंगे। अमेरिका जो था वो पहले कॉन्फेडरेशन था, उसके बाद अमेरिका जो है वो अब ये कंट्री इस तरह बना जो इंटरस्टेट कंट्री बना। पहले अमेरिका कॉन्फेडरेशन था कि जिसमें स्टेट्स जो है वो इकट्ठी रहती थी। आपको पता है ना अमेरिका जो है, वाई अमेरिका इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं। वो काइंड ऑफ प्रोविंस को आप स्टेट्स का वर्ड दे दें तो बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि मिल के रह रही हैं, तो इसलिए कहते हैं अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उससे पहले अमेरिका एक कॉन्फेडरेशन था कि तब सिर्फ मिलिट्री एक हुआ करती थी बस। मिलिट्री एक से मतलब ये कि हर बंदे की, हर स्टेट की अपनी मिलिट्री है, जब अटैक होगा तो वो सारी मिलके उसका जो है वो किला कमा करेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ, सॉवरन स्टेट्स। अब देखो स्टेट जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज्वाइन वॉलंटरली। जो स्टेट्स हैं वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट, अपने कानून में हर चीज में जो इंडिपेंडेंट होती है, बस कह लो उन्होंने हाथ मिला के चलो हम इकट्ठे रह लेते हैं। सेंटर जो है वो उसकी अथॉरिटी बहुत वीक होती है। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब अगर कोई उन्होंने एक जगह बनाई है कि जहां पर सारे जो है प्रोविंस बैठ कर कोई फैसला करते हैं तो वो बहुत वीक जगह होती है, क्योंकि उसका फैसला कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने प्रोविंस के अंदर वो देख रहा होता है। और जो मेन जगह जहां पर सारे लोग, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर बनती होगी या जहां पर ये सारे प्रोविंसेस के लोग जाके बैठ के कोई कहते होंगे कि सबके लिए एक कानून बनाओ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। फिर वॉलंटरी एसोसिएशन होती है कि मेंबरशिप जो होती है वो बाय चॉइस होती है, और आप जब चाहें इस कॉन्फेडरेशन से निकल सकते हैं, जब चाहें इस कॉन्फेडरेशन के अंदर ऐड हो सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, एक बंदे के हाथ में डिसीजन नहीं होती, स्टेट्स के, हर स्टेट के पास अपनी अथॉरिटी होती है और अपना वो फैसला खुद कर रही होती है। और कोई कॉमन करेंसी नहीं होती, और मिलिट्री भी कॉमन नहीं होती। मैंने आपको बताया कि मिलिट्री कॉमन नहीं होती, बट ये कि हर स्टेट की अपनी मिलिट्री होगी, बट जब कोई अटैक करेगा तो वो सारे मिलके उसका, यूजली ऐसे ही होता है कि सारे मिलकर उसका वो करेंगे, डिफेंड करेंगे उसके खिलाफ।